गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 4 आज हमको स्टार्ट करना है। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट करती है, कैसे बिहेव करती है सोसाइटी आपके साथ, आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक बॉय या गर्ल होने के नाते, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। Growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teach us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. कहने का मतलब है कि लड़का या लड़की होना किसी का भी किसी की एक मुख्य पहचान होती है, आपकी मेन आइडेंटिटी होती है, उसकी डिग्निटी उसके साथ जुड़ी रहती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि एक लड़के और लड़कियों का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, कैसा उनको ट्रीट करना चाहिए और क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के तौर पे, क्योंकि सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं कि आप अगर जिस पोस्ट में है या जिस डिग्निटी पे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है ना। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम सोसाइटी के तौर पे हम देखते हैं। यही सोचते हुए हम बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। लेकिन क्या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, सभी में दोनों दोनों को, बॉयज़ और गर्ल्स में, आपकी दोनों में इक्वलिटी आपको देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है? सभी का नज़रिया लड़के और लड़कियों के प्रति समान होता है या नहीं होता है? इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम एक बार आगे इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें आगे चल के फ्यूचर में किस तरह से वो एक मैन एंड वुमेन के तौर पे उन्हें तैयार होना पड़ता है और उनकी आगे चल के मैन और वुमेन के तौर पे उनकी क्या भूमिका रहती है ना। ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अलग अलग सोसाइटीज़ के द्वारा अलग अलग कम्युनिटीज़ में किस तरह से लोगों के साथ डिफरेंट बिहेवियर उनके साथ रखा जाता है। जैसे हम एक चीज़ ये देखते हैं, लगभग ये हर सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएगा, ये एग्जिस्ट करता है हर सोसाइटी में, कि लड़के और लड़कियां या मेल और फीमेल का जो वर्क सिस्टम होता है, जो वो काम करती हैं, उस काम का आकलन कम होता है, मूल्यांकन कम होता है। अगर वही काम लड़के कर रहे हैं, वही काम लड़कियां कर रही हैं, तो उस काम का, लड़कियों के काम की जो वैल्यू होती है उसको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना। तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं आज अपनी सोसाइटी में। ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s, सामोआ आइलैंड की एक स्टोरी है। द सामोन islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. They learned many things, such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the island. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learn these things at different points in their childhood.
सामन द्वीप आपका जो पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, उसके साउदर्न एरियाज में आपके जो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, उसमें से एक छोटा सा आइलैंड आपका सामोआ द्वीप कहलाता है, सामोआ आइलैंड कहलाता है। सामोअन जो आइलैंड है आपका, जो उसमें सोसाइटी है, प्रशांत महासागर में आपकी कई सारी सोसाइटीज़ हैं, तो उनके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। कुछ लोग वहाँ गए थे, एक रिसर्च किए थे, और रिसर्च में ये पाया गया था कि वहाँ की सोसाइटी का बिहेवियर क्या है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन यापन किस तरह से होता है, और वो अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कैसा कर रहे हैं, खाने पीने के लिए क्या कैसा करते हैं। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि 1920 का ये जो बात है, कि 1920 के दशक की बात है, कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स नहीं जाते हैं, और वो जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं या जो अडल्ट रहते हैं, उससे वो लोग उनके बिहेवियर से और उनकी बताई गई बातों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। और जैसे कि आपका छोटे बच्चों को संभालना, घर का काम करना, है ना, घर के छोटे मोटे काम करना और छोटे बच्चों को संभालना उनकी जिम्मेदारी पे रहता है। वो ये भी सीखते हैं कि आइलैंड पे आपका मछली कैसे पकड़ी जाती है ना, मछली कैसे पकड़ी जाती है, और मछली पकड़ने के लिए बहुत दूर तक आपका ट्रैवल कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें भी वो उसी द्वीप में बिना स्कूल गए अपने जो अडल्ट्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, उनके द्वारा सीखते हैं। लेकिन ये बातें ये अपने बचपन के अलग अलग टाइम पीरियड में सीखते हैं। जैसे 5 साल की एज में कुछ सीखे, 10 साल की एज में कुछ सीखे, 14 साल की एज में एक अलग लेसन सीखे। तो इस तरह से अलग अलग एज में वो लोग अलग अलग चीज़ें सीखने को उन्हें मिलती हैं। ठीक है। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5-year-old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do uh, errand for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in a special cooking house where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी जो माँ होती हैं, उनके जो और भी देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। ये जो जिम्मेदारी होती है, ये छोटे बच्चों की आ जाती है। छोटे बच्चे जिनकी एज 5 साल की होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है कि अब आपको इन बच्चों को संभालना है, क्योंकि बाकी जो अडल्ट्स हैं और बाकी जो उनकी माएँ हैं, उनको निकल जाना होता है काम के लिए बाहर। ठीक है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब कोई लड़का अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तो वो ये बच्चे संभालने वाला काम छोड़ के वो जो अडल्ट्स होते हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, उनके साथ मिलके उनके ग्रुप में शामिल होके वो बाहर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका फिशिंग करना, मछली पकड़ना, और कोकोनट्स की प्लांटिंग करना, नारियल के पेड़ वगैरह लगाना, इन सब का वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लड़कियां जब तक 13-14 ईयर्स तक की नहीं हो जाती हैं, तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं और बड़े लोगों के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर देती है। लेकिन एक बार जब ये 13-14 साल से हो जाती हैं और उनके ऊपर हो जाती हैं, मान लीजिए 14 ईयर प्लस हो जाती हैं, तब इनको फ्रीडम मिलने लगती है। और फ्रीडम के साथ इनका फिर काम ये हो जाता है कि ये भी बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ये भी आपकी फिशिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, कोकोनट की प्लांटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, साथ में बकेट्स बनाती हैं। जब छोटी छोटी डलिया वगैरह देखती है, जो हैंड क्राफ्टेड रहती हैं, हैंडमेड रहती हैं, उनका काम ये लोग शुरू कर देती हैं। ठीक है। खाना पकाने का जो काम रहता है, वो एक अलग से उनका छोटा सा घर बना रहता है, जिसको हम किचन, जैसे अपने यहाँ किचन होता है घर के अंदर रहता है, वो अलग से किचन बना रहता है। वहाँ पे आपका खाना पीना बनाने वाला काम रहता है, जिसमें से ज़्यादा काम लड़कों को करना होता है और लड़कियां उनकी सिर्फ हेल्प करती हैं खाना बनाने टाइम पे। ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल थी एक 1920 के टाइम की सामोआ आइलैंड की।
कि वहाँ की सोसाइटी में क्या फ़र्क है, यहाँ की सोसाइटी में क्या फ़र्क है। यहाँ की सोसाइटी में अगर हम देखेंगे आपके आसपास सोसाइटी में, तो खाने बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी घर की लेडीज़ों की होती है, और बाहर के काम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो घर के जेंट्स की होती है। अपने सोसाइटी में काम बटा हुआ है कि अगर लड़के हैं तो वो बाहर का काम करेंगे और लड़कियां हैं तो वो घर का काम करेंगी। इस तरह से हमने अपनी सोसाइटी को बांट के रखा है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिनेरियो आपका चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम आपकी नीड के ऊपर। अब जैसे मान के चलिए कि महाराष्ट्र जैसी जगह है, ठीक है, बॉम्बे जैसी जगह है, पुणे जैसी जगह है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, या और भी आपकी जो बहुत बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं या जो डेवलप कर चुकी हैं ऐसी सिटीज़ हैं, वहाँ पे अब किसी एक के काम करने से उनका घर बेहतर तरीके से नहीं चलता। इसलिए वहाँ की एक तो लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि वहाँ लड़के और लड़कियाँ बोथ वर्क्स फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड वहाँ की बेसिक नीड भी है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी बहुत बेहतर है तो फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो फिर आप अकेले उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप घर की लेडीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही, बॉयज़ एंड गर्ल्स या फिर मेल एंड फीमेल, बोथ आर वर्किंग, है ना, दोनों ही काम करते हैं। तो सामोआ द्वीप में आपने देख लिया है कि यहाँ की जो कंडीशन है वो कंडीशन थोड़ा सा हमारे यहाँ से अलग है। वहाँ पे उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसलिए वहाँ पे काम करने के लिए लगभग सभी लोग मौजूद रहते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, सभी लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ग्रोइंग अप मेल इन Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' schools. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks and their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. यह आपकी छोटी सी एक इमेज है. Why do girls like to go to school together in groups? गर्ल्स हमेशा ग्रुप्स में ही स्कूल जाना क्यों पसंद करती है? इसमें एक स्टोरी दी गई है मध्य प्रदेश की. 1960 के टाइम पे एक मध्य प्रदेश में लड़के के तौर पे, मेल के तौर पे बड़ा होना कैसा होता था, वो 1960 की एक स्टोरी में नरेट किया गया है. ओके, तो क्लास 6 में जाने के बाद, क्लास 5 तक लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन क्लास 6 में जाने के बाद लड़के और लड़कियां दोनों की ही स्कूल्स में बदलाव आ जाते थे. दोनों के स्कूल चेंज हो जाते थे. लड़के अलग स्कूल में जाते थे और लड़कियां अलग स्कूल में जाती थी. आज हालांकि बहुत कम जगह पे हमको ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि आज स्कूल्स को उत्कृष्ट कर दिया है, एक्सलेंस कर दिया जाता है. जो मैहर में पहले आपकी बॉयज़ स्कूल थी, गर्ल्स स्कूल थी, गर्ल्स स्कूल तो मान लीजिए आज भी है, लेकिन जो बॉयज़ स्कूल थी उसको अब हम एक्सीलेंस कर दिए हैं, उत्कृष्ट कर दिए हैं. वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं. गर्ल्स स्कूल यहाँ पे एक अलग है, ठीक है, छोटी गर्ल्स और बड़ी गर्ल्स के नाम पे स्कूल्स हैं यहाँ पे. तो गर्ल्स स्कूल आपकी एक अलग है. तो 6 क्लास के बाद 1960s की बात है, इस चीज़ को गौर करिएगा कि 1960s की ये स्टोरी है कि उस टाइम पे 6 क्लास में पहुंचने के बाद लड़के और लड़कियों का स्कूल चेंज हो जाता था, और दोनों की स्कूल्स आपके डिफरेंटली बने होते थे. जहां लड़कियों का जो स्कूल की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई बाहर अलग से प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती थी. उनके यहाँ पे अंदर ही स्कूल में एक कोर्टयार्ड होता था, एक आंगन होता था, बड़ा सा आंगन होता था, और उसी में वो लड़कियाँ आपस में जो भी उनकी प्लेस वगैरह होते थे वहाँ पे वो खेलती थी.
और यहीं इसके उलट जो लड़कों का स्कूल था, उनके यहाँ पे ऐसा कोई कोर्ट यार्ड नहीं था। कोर्ट यार्ड उनके यहाँ नहीं था, कोई स्कूल के अंदर आंगन नहीं था। उनके यहाँ पे स्कूल के साथ में अटैच्ड एक ग्राउंड था और वहीं पे उनको जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी होती थी, जो खेलना होता था, वहीं पे उनका सारी चीज़ें होती थी। हर शाम जब भी स्कूल साहब के ख़त्म होते थे तो लड़के हमेशा लड़कियों को एक सकरी गली से जाते हुए देखते थे और सभी लोग एक साथ झुंड बना के, पूरी लड़कियां एक साथ लाइन बाय लाइन, सैकड़ों लड़कियां भीड़ की सकरी गली से जाते हुए लड़के देखते थे। सड़कों पे जाती हुई ये लड़कियां बहुत ज़्यादा गंभीर लगा करती थी, बहुत ज़्यादा सीरियस लगा करती थी। और ये बात लड़कों से अलग थी। लड़कों का सिस्टम ये था कि वो ये जो गलियां थी उनका कई तरीके से इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे खाली ऐसे ही खड़े हैं, उसके लिए भी यूज़ हो गई। वहाँ पे स्टंट कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो लड़के उस गली का इस्तेमाल करते थे। लेकिन लड़कियों के लिए जो गली थी, ये सिर्फ और सिर्फ सीधे घर पहुंचने का एक रास्ता था। लड़कियां हमेशा आपका ग्रुप्स में रहती थी और शायद उनके मन में ये डर था कि अगर वो ग्रुप में नहीं रहेंगी या वो थोड़ा सा अगर ओपनली रहेंगी तो कोई उनको छेड़ दे या उनको कोई परेशान करे या कोई अटैक कर दे। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी डर था और लड़कियां थोड़ा सा डरी सहमी हुई सीधे वो रास्ता अख्तियार करती थी अपने घर के लिए। और लड़कों का आपने जान ही लिया है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे उस गली को। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. हमने दो एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, उसमें दोनों एग्जाम्पल्स में बड़े होने के तरीके में अंतर था। हम लगभग ये सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा परिचित रहते हैं। लेकिन जब अगर हम अपने घर के सीनियर्स के साथ में बात करें, जो बुज़ुर्गों से अगर हम बात करें, तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा हो। आज हम अपने टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो स्टोरी आपने 1960 में मध्य प्रदेश वाली पढ़ी है ना, ये जो मध्य प्रदेश की 1960 की स्टोरी है जो आपने पढ़ी है, तो आज आप अपने सिचुएशन पे अगर नरेट करके देखें तो आज आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, आप अगर जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप गवर्नमेंट उचेहरा की जो आपकी मॉडल स्कूल है या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल है आपका उचेहरा मार्केट के पहले घुसने से पहले, तो वहाँ पे आपको स्कूल आपको नॉर्मल मिलेगा। वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही साथ में एक साथ पढ़ते हैं। और स्कूल के अंदर कोई ऐसा सच कोर्ट यार्ड नहीं है। और स्कूल के बाहर जो ग्राउंड बना हुआ है, साथ में जो बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही खेल सकते हैं, वो दोनों के लिए ही अलाउ है। ठीक है। तो पहले की कंडीशन कुछ और थी, पहले की लोगों की मानसिकता कुछ और थी, लोगों की सोचने का तरीका कुछ और था। लेकिन आज धीरे धीरे स्थितियों में चेंज आ रहा है और आज धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। आज आपकी जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित हो गई है और इसके अकॉर्डिंग जो सही होता है वही ही आगे करने की कोशिश की जाती है। व्यवस्था बदल रही है लड़के और लड़कियों को लेके। आज भी हालांकि कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज बहुत बड़ा अंतर है। आज लड़कियों के जो वर्क्स होते हैं उनको वैल्यू देना लोगों ने शुरू कर दिया है, उनके जो काम करने का तरीका है उसे अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर distinction between boys and girls. This begins from a very young age. We are for example, give different toys to play with. Boys are usually give cars to play, and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be rough and tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we
कैन चूज। हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि सोसाइटी में लड़कियों और लड़कियों के बीच में आपका अंतर किया जाता है। ठीक है, अंतर अब किस तरह से किया जाता है इसको हम देख लेते हैं। ये आपका बहुत छोटी एज में स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब लड़के और लड़कियों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, जो खिलौने दिए जाते हैं। अक्सर हम लड़कियों को डॉल्स दे देते हैं, गुड़िया दे देते हैं, गुड्डा गुड़िया खेलने के लिए दे देते हैं। लड़के वहीं बंदूक लेके चलते रहते हैं, कहीं वो कार्स लेके चल रहे हैं, कहीं वो ट्रक लिए घूम रहे हैं, छोटी साइकिल लिए घूम रहे हैं, जीप लिए घूम रहे हैं, है ना, कोई लाठी डंडा लिए घूम रहे हैं। तो दोनों के बीच में अंतर खेल के प्रति रहता है। और दोनों के ही जो टॉयज़ रहते हैं वो खेलने में भले ही जॉयफुल हों, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को जो और भी जो खिलौने होते हैं, चाहे कार हो गई, चाहे वो बंदूक हो गई, वो क्यों ही दी जाती है। खिलौने बच्चों को ये बताने का जरिया है, ये बताने का माध्यम है कि जब वे बड़े होकर एक मेल एंड फीमेल के तौर पर डेवलप होंगे तो उनका जो भविष्य है वो अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये जो अंतर है वो हर दिन छोटी छोटी बातों से बनकर बड़ा हो रहा है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगे, लड़कियों को स्लोली बात करनी चाहिए, और लड़कों को रफ एंड टफ दिखना चाहिए, रफ एंड टफ रहना चाहिए। और ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होके एक मैन एंड वुमेन की भूमिका में आएंगे तो उनकी अलग अलग स्पेसिफिक पर्पसेस होंगे, अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग दृष्टिकोण होगा, उनकी अलग एक भूमिका होगी। बाद में यही आगे चल के आपका मेल्स एंड फीमेल्स में, लड़कियों और लड़कियों में आपका सब्जेक्ट्स और प्रोफेशंस में भी आपका फ़र्क पड़ता है। लड़कियों को अक्सर बायोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर आर्ट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, और अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो उन्हें फिर डॉक्टर्स में भी ऐसे डॉक्टर बनाया जाता है जिसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका अलग हो। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आपके होते रहते हैं।